कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं और क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये। मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ आप 11th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं या आप सिर्फ 12th क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे मेरे साथ आप साथ ही साथ आईआईटी, मेडिकल और अलग तरह की कंपटीशन की जो कुछ परीक्षाएँ होती है, अगर आप वो परीक्षा देने के इच्छुक हैं तो आप उसकी भी तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं 11th और 12th केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़कर इस चैनल पर, ठीक है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। तो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग 10th से 11th में आए हैं तो थोड़ी मेरी छोटी मोटी जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है जब क्लास जंप होता है किसी भी स्टूडेंट का, मतलब एक क्लास जब आगे वो बढ़ते हैं तो कुछ छोटी चीज़ों में उनको दिक्कत होता है। इसलिए मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे आपको ले चलूँ, आपका हाथ पकड़ के आपको केमिस्ट्री सिखाऊँ। बस आपको भी मेरे साथ रहना पड़ेगा और हर एक वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं कि रसायन क्या है। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलेंगे कि सर केमिस्ट्री साइंस है। केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है, आप ये बोलेंगे। तो इतना बोलने से आपका काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको विज्ञान की, रासायनिक विज्ञान की यहाँ पर मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर उस परिभाषा को मैं अच्छे से आपको समझाऊँगा भी। तो चलिए लिखते हैं आपके लिए मैं परिभाषा। तो रसायन की परिभाषा ये है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर जो नोट करने का होगा, वो हर एक जगह रिपीट होगा वो वर्ड, वो होगा पदार्थ। वो क्या होगा? पदार्थ वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। पदार्थों के संगठन, ठीक है, यानी कि पदार्थों का कंपोजिशन, यानी कि जो पदार्थ है वो किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। पदार्थों की संरचना, ठीक है, वो जो पदार्थ है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, वो उसका बनावट कैसा, उसका संरचना कैसा है, उसके गुणधर्म कहने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, ठीक है, उसके रासायनिक गुण कैसे हैं, उसके भौतिक गुण कैसे हैं, एवं अन्य क्रियाओं के अध्ययन को हम लोग रासायनिक विज्ञान कहते हैं। तो रासायनिक विज्ञान सिंपल सी बात है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, हम पदार्थों के संरचना, पदार्थों के गुणधर्म एवं अन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब एक बेसिक सी बात है कि यहाँ पर पदार्थ का जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके जगह पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि पदार्थ किस चीज़ की बनी होती है। तो पदार्थ बने होते हैं अणुओं के, परमाणुओं के और आयन्स के, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं वो या तो आयन के, या तो अणु के, या तो परमाणु के बने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल में हम एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि रसायन क्या है? रसायन अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो चलिए एक और परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो सिंपल सी एक और परिभाषा मेरे सामने निकल कर आया, आपके सामने निकल कर आया कि चूँकि पदार्थों के अवयवीकरण, यानी जो पदार्थ है उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है ना, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है पदार्थ। तो पदार्थ जो है वो अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है और उनके जो कण है वो बहुत ही छोटे हैं। और वो क्या हैं? तो वो अणु है, वो परमाणु है, अणु है एवं आयन है। तो सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि रसायन अणुओं एवं परमाणुओं का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ अणु और परमाणु के बारे में और आयनों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम रसायन कहते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम सभी लोग इन सब चीज़ों को, यानी कि अणुओं और परमाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब सिंपल सी बात है कि रसायन की भी कुछ शाखाएं होती है, जैसे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती है, अलग अलग सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ शाखाएं होती है, उसी तरह रसायन की भी कुछ शाखाएं होती है, ठीक है, जिस शाखाओं से आप परिचित होंगे अपने 11th और 12th क्लास के स्टडी के अंदर। रसायन की मेनली 3 शाखाएँ होती है। एक को हम लोग भौतिक रसायन बोलते हैं, एक को हम लोग भौतिक रसायन बोलते हैं, ठीक है, एक को हम लोग कार्बनिक रसायन बोलते हैं,
कार्बनिक रसायन बोलते हैं, और एक को हम लोग अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये 3 ब्रांचेज हैं, ये 3 शाखाएं हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भौतिक रसायन क्या होती है। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम इन पदार्थों के गुणों एवं इनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, भौतिक रसायन के अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के गुणों एवं उनके व्यवहार किसी न किसी प्रिंसिपल पर, किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं, उन सिद्धांतों पर इनका व्यवहार तय होता है। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत हम पदार्थों के व्यवहार और इनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ प्रिंसिपल, कुछ खास प्रिंसिपल के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, जो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग समय में दिया गया था। क्लियर है? चलिए, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन नाम सुनकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कार्बनिक यानी यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कार्बन की बात हो रही है। ठीक है, कार्बन एक तत्व है, एक एलिमेंट है। तत्व में भी ये कौन सा चीज़ है? ये नॉन मेटल है, अधातु है। टेंशन लेने की बात नहीं है, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम जितने भी चीज़ों को पढ़ते हैं वो सब कार्बन से जुड़े होते हैं और कार्बन के यौगिकों से जुड़े होते हैं। कार्बन से जुड़े होते हैं या कार्बन के यौगिकों से जुड़े होते हैं, क्योंकि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है, तत्व है। ठीक है, सबसे अलग एक तत्व है, जिस कारण से कार्बन बहुत नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उन यौगिकों के बारे में, उन यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में, उनके बनाने की विधि के बारे में, अन्य अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी कार्बनिक रसायन यानी कार्बनों का अध्ययन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, उनके गुणों का, उनके व्यवहार का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग कार्बन को छोड़ करके, ठीक है ना, कार्बन को छोड़कर अन्य, कार्बन को छोड़कर अन्य पदार्थ, अन्य तत्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में कार्बन को छोड़कर दूसरे जितने तत्व हैं उन सभी तत्वों का व्यवहार, उन सभी तत्वों के यौगिक का गुणधर्म, उन सभी तत्वों के यौगिकों का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का जो व्यवहार है, जो उनका स्टडी है, उसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रसायन की 3 यहाँ पर ब्रांचेज निकल कर आई: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को हमेशा याद रखना है कि रसायन क्या है और रसायन की जो शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन के बारे में। जब आप लोग 11th केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो 11th केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका जो है वो भौतिक रसायन से ही बिलोंग करता है। कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा और अकार्बनिक रसायन के कुछ भाग, कुछ अध्याय आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग बेसिक पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ पर हम और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, रसायन का महत्व क्या है? ठीक है, रसायन यानी केमिस्ट्री का क्या महत्व है, इस बात को समझ लेते हैं। तो रसायन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उनका एक बहुत ज़्यादा उसका जो है क्या होता है कि यूज होता है। हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो रासायनिक पदार्थों से बने हुए हैं। हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये रासायनिक पदार्थ से बनी हुई है।
इसका मतलब क्या है कि उस चीज़ में, उस मटेरियल में क्या है कि रसायन के कुछ भागों का यूज किया गया, उसका प्रयोग किया गया। जैसे हम कहते हैं कि दवाई का बात करते हैं हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन अधिकतर भाग जो है मेडिसिन किस चीज़ से बनी होती है, वो जो है केमिस्ट्री कुछ रासायनिक पदार्थों से बनी हुई होती है। और ये सभी रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो वो रसायन के थ्योरी को यूज करके, केमिकल्स को यूज करके बनाए जाते हैं, तो उसमें भी रासायनिक पदार्थ का यूज होता है। ठीक है, जो हम लोग उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं, जो किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो ये भी किस चीज़ की है, तो ये भी जो है रसायन का ही देन है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्री में, उद्योगों में बहुत सारा जो है प्रयोग होता है रसायन का, जैसे कि सर्फ बनता है, साबुन बनता है, शैम्पू बनता है, इन सब चीज़ों में भी रसायन का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कुछ बहुत ही खास बीमारियों से लड़ने के लिए जो कुछ दवाएं होती हैं, जैसे कि हम बात करें तो कैंसर से लड़ने के लिए और एड्स से लड़ने के लिए कुछ दवाइयाँ होती है, वो भी रासायनिक विज्ञान की ही देन है। तो रासायनिक विज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयोग को देखते हैं, रासायनिक यानी कि रसायन शास्त्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पर बार बार पदार्थों के बारे में बात कर रहे थे, तो अब पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़कर ऑलरेडी आए हुए हैं। फिर भी एक बार पदार्थों के बारे में आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि किस चीज़ का स्टडी है रसायन, तो हम लोग बोल रहे थे पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों की संरचना, पदार्थों का संगठन। तो हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ आखिर होता क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, जिसको आप टेस्ट कर पा रहे हैं, यानी अपने सेंस ऑर्गन से, अपने ज्ञानेंद्रियों से आप जिस भी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, वो सभी क्या है, वो सभी मैटर हैं, वो सभी पदार्थ हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक मैटर है। तो पदार्थ होता क्या है, तो पदार्थ, मैटर का मतलब है वो सभी चीज़ें जिनमें कुछ न कुछ भार हो, और जो कुछ न कुछ जगह छेकता हो, उसी को पदार्थ कहते हैं। ये आप सब 9th क्लास में भी पढ़कर आते हैं। लेकिन एक जो इसके आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी हम लोग पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो सभी के सभी पदार्थ ही हैं, क्योंकि उन सभी में क्या होता है कि कुछ ना कुछ भार होता है, और वो सभी जो है कुछ ना कुछ जगह को छेकता है। अगर इस मार्कर को मैं कहीं पर रखूं तो ये इतना जगह ज़रूर छेकेगा जितना इसका साइज है, जितना इसका वॉल्यूम है। समझ में आई बात। तो पदार्थ की प्रकृति, जितने भी पदार्थ होते हैं हमारे आसपास, वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं। वो 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, ठोस, द्रव एवं गैस, जितने भी पदार्थ हैं वो इन्हीं 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, मैटर जो है, जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये अवयवी कणों से बनते हैं। ये अवयवी कणों से बनते हैं। और ये अवयवी कौन से होते हैं, ये अणु होते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं, ठीक है, ये आयन हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम अवस्था की बात कर रहे हैं, ठोस, यहाँ पर जो हम ठोस, द्रव्य और गैस की बात कर रहे हैं, ये अवस्था है, ये स्टेट है मैटर का। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो किस चीज़ का बना होता है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव्य अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, सभी के सभी जो है अणु, परमाणु और आयन के ही बने होते हैं। समझ में आ गई ये बात। अब प्रश्न ये उठता है कि सर कुछ मैटर ठोस होते हैं, कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ गैस होते हैं, क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है ना, सब एक जैसे ही क्यों नहीं होते हैं। तो उसकी सिंपल सी बात है, उसका आंसर है कि ये निर्भर करता है इस अवयवी कणों के नेचर पर। कोई पदार्थ ठोस क्यों है, कोई पदार्थ द्रव्य क्यों है, कोई पदार्थ गैस क्यों है, वो निर्भर करता है इन अवयवी कणों के प्रकृति पर, इसके नेचर पर ये चीज़ निर्भर करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अवस्था जो है, ठीक है, अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ठीक है, पदार्थ की अवस्था उनके अवयवी कणों के
उनके अवयवी कणों के प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो फिर आपके मन में सवाल आएगा, तो क्या ठोस के अवयवी कण अलग होते हैं क्या? द्रव्य के अलग होते हैं, गैस के अलग होते हैं? नहीं, अवयवी कण सभी में वही होंगे, या अणु होंगे, या परमाणु होंगे, या आयन होंगे, लेकिन उनका जो व्यवहार है ठोस में, द्रव्य में और गैस में अलग अलग तरीके का होगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? चलिए आगे देखते हैं फिर से। देखिए, तो अवयवी कणों का व्यवहार कहने का मतलब है ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। अवयवी कणों के किन दो व्यवहार पर ये अवस्थाएं निर्भर करती है, वो मैं पॉइंट यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। पहला निर्भर करता है कि दो अवयवी कणों के बीच की दूरी पर। क्या मैं लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ कि दो अवयवी कणों के बीच लगने वाली दूरी पर। ठीक है, दो अवयवी कणों के बीच लगने वाले दूरी पर निर्भर करता है अवस्था, जिसको आप लोग अंतर आणविक दूरी बोल सकते हैं। दूसरा जिस चीज़ पर निर्भर करता है वो निर्भर करता है दो अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल पर। दो अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल पर। ठीक है, दो अवयवी कणों के बीच लगने वाले बल पर, जिसे हम लोग अंतर आणविक बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो बात क्या है, बात वही है, सभी मैटर जितने भी पदार्थ हैं सभी जो है वो अणु, परमाणु और आयन के ही बने होते हैं बच्चों, लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग होता है अलग अलग अवस्थाओं में। वो निर्भर करता है उन दो कणों के बीच की दूरी पर, वो दूरी कितनी है, और दो अवयवी कणों के बीच में लगने वाले बल पर। समझ में आ गई? अगर हम ठोस की बात करें, अगर हम बोले कि कोई चीज़ ठोस है, तो वो ठोस क्यों है? वो ठोस इसलिए है क्योंकि उनके अवयवी कणों की बीच की दूरी बहुत कम है। दो चीज़ पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि ठोस में दो अवयवी कणों के, या सीधा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंतर आणविक दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतर आणविक दूरी बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, अंतर आणविक दूरी ठोस में क्या होता है? बहुत कम होता है। मतलब दो जो कण है, अवयवी कण, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं अंतर आणविक बल बहुत अधिक, अंतर आणविक बल बहुत अधिक होते हैं। अब जब दो कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं तो इन दोनों कणों के बीच में लगने वाला बल भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, इसका मतलब उस पदार्थ की जो अवस्था होगी वो ठोस अवस्था होगी। उस पदार्थ की अवस्था कैसी होगी? ठोस अवस्था होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर कट हो गया? चलिए अब आप बोलेंगे द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था और दो चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ और है गैस अवस्था। गैस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था के बाद द्रव्य अवस्था समझने से पहले मैं आपको गैस अवस्था बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर आणविक बल जो होता है, जो अंतर आणविक बल होते हैं किसमें? गैस अवस्था में, वो बहुत, अंतराण्विक बल नहीं, अंतराण्विक दूरी, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सेकेंड नंबर अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, कम होता है, ठीक है। गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था में क्या है कि अंतर आणविक बल क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अंतर आणविक
यहाँ पर देखिए अंतर आणविक दूरी बहुत ज़्यादा होती है, यानी दो कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इस दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो गैस अवस्था कब होगा, कब बनेगा, ये अवस्था में कब रहेगा कोई भी पदार्थ, जब अंतर आणविक दूरी बहुत ज़्यादा हो और अंतर आणविक बल बहुत कम हो। ठोस अवस्था में अंतर आणविक दूरी बहुत कम हो और अंतर आणविक बल बहुत अधिक हो। और द्रव्य अवस्था की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो कंडीशन आएगा वो द्रव्य अवस्था कहलाएगा। क्लियर हो गई? यानी इसमें न तो बहुत ज़्यादा दूरी होगा, अंतर आणविक जो कण है, जो अंतर आणविक दूरी है वो ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी, अंतर आणविक बल भी ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो द्रव अवस्था उत्पन्न होगी, जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो एक सिंपल सी बात, आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कि ये जितने भी आप देख रहे हैं कि पदार्थ की प्रकृति में आप देख रहे हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में जितने भी चीज़ पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, ये निर्भर करते हैं दो कंडीशन पर, याद रखना। ठीक है, दो स्थिति पर, ठीक है, दो कंडीशन हम लिख देते हैं, दो शर्तों पर, दो कंडीशन पर जो है ये निर्भर करता है किसी भी पदार्थ का ठोस होना, द्रव्य होना और गैस होना। नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से तो हमें पता है कि ये सब चीज़ें होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में बदल सकते हैं, है ना। ठोस को आप सभी जानते हैं कि आपके पास बर्फ़ है, आप उसको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाता है, या आप रख भी देंगे अपने रूम में तो वो थोड़ी देर में पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बर्फ़ को गर्मी मिल रही है, हीट मिल रहा है। ठीक है, तो आप ठोस को द्रव्य में, द्रव्य को गैस में बदल सकते हैं, गैस को द्रव्य में, द्रव्य को फिर ठोस में भी बदल सकते हैं। यानी ये इंटर कन्वर्जिबल होते हैं, एक अवस्था दूसरे अवस्था में बहुत आसानी से बदल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ यूज करनी होती है, दो कंडीशन चाहिए, एक तापमान पर निर्भर करते हैं ये, और एक दाब पर निर्भर करते हैं। दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, तापमान पर और दाब पर। तापमान बढ़ाने से और तापमान घटाने से अवस्था बदलती है, दाब बढ़ाने से और दाब घटाने से भी अवस्था बदलती है। ठीक है, एक्चुअली में तापमान बढ़ाना या घटाना, दाब बढ़ाना या घटाना, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में अंतर आणविक दूरी को कम या ज़्यादा कर रहे हैं, या अंतर आणविक बल को कम या अधिक कर रहे हैं तापमान और दाब लगा के। तो इसीलिए अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर लगाकर हम क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों को, अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए तो हम थोड़ी सी इस बात को देख लेते हैं कि किस तरह से ये अवस्थाएं बदलती है और उन प्रोसेस को, उन क्रियाओं को हम क्या नाम देते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे फिर से चलते हैं। देखिए, तो इस तरह से जो पदार्थ है वो इस तरह से क्या करते हैं, अपने अवस्था को बदल सकते हैं। अगर ठोस को हम क्या करें, गर्म करें, ठीक है, ठोस को अगर हम गर्म करें, ठीक है, ठोस पर हम लोग दाब जो है, यहाँ पर सिर्फ तापमान का रोल होगा, यहाँ पर दाब का रोल नहीं होगा, क्योंकि ठोस पर हम बहुत ज़्यादा दाब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो ठोस होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम तापमान को बढ़ाएंगे, हम इसको गर्म करेंगे। तो ठोस को गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं या कि गलनांक बोलते हैं। ये किसी खास तापमान पर होगा, ऐसा नहीं है कि हम इसको हीट दिए किसी भी तापमान पर ये गल गया, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ ना कुछ जो है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है। तो उस तापमान पर ये ठोस जो है द्रव में बदल जाएगा गर्म करने पर। यहाँ पर दाब की कोई आवश्यकता नहीं है, दाब का कोई रोल नहीं है। फिर इस द्रव को हम और अधिक गर्म करें तो ये द्रव जो है वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक खास बिंदु चाहिए, एक खास तापमान चाहिए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बॉयलिंग कहते हैं, या द्रव्यांक, बॉयलिंग द्रव्यांक, या इसको वेपोराइजेशन या वाष्पन भी कहते हैं, वाष्पन क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यानी द्रव को गर्म करके गैस में बदलना, इसके लिए भी हमें जो है क्या करना होगा, एक खास तापमान की आवश्यकता होगी। उस तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, द्रव्यांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इस गैस को यदि हम क्या करें, ठंडा करें, इस गैस को हम ठंडा करें, यहाँ पर आपको दाब का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। जब हम गैस को द्रव्य में बदलते हैं तो यहाँ पर प्रेशर का अधिक रोल होता है। एक्चुअली में तापमान का रोल कम होता है, दाब का अधिक होता है। तो गैस को द्रव्य में बदलते समय हमें क्या करना होगा, हमें दाब को कम करना होगा और तापमान को भी कम करना होगा, यानी ठंडा करना होगा। तो जब तापमान और दाब दोनों को ही हम कम करते हैं तो गैस किसमें बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्डेंसेशन।
इस प्रोसेस को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब इस द्रव्य को भी हम लोग और ज़्यादा ठंडा करके इस द्रव्य को हम लोग वापस ठोस में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्रव्य अवस्था से गैस में और गैस से द्रव्य में, इस चीज़ को याद रखना है कि द्रव्य अवस्था यहाँ पर कुछ प्रेशर दाब जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि इनमें कण जो है वो थोड़ी दूर होते हैं। इसमें तो कण जो है वो एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग दाब का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कम कर सकते हैं, इसमें नहीं के बराबर हम दाब का उपयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को याद रखना। तो गैस पर बहुत ज़्यादा दाब लगाकर और तापमान को बहुत ज़्यादा कम करके हम गैस को द्रव्य में बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संघनन बोला जाता है। उसी प्रकार द्रव्य को हम लोग क्या कर सकते हैं? ठंडा करके हम लोग ठोस में बदल सकते हैं, यानी तापमान को कम करके द्रव्य को ठोस में बदल सकते हैं। यहाँ पर भी दाब का बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखता है, थोड़ा मोड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब इन चीज़ों के लिए भी क्या चाहिए? कोई खास तापमान चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम हिमांक बिंदु बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है कि डायरेक्ट ठोस जो है वो गैस में बदल जाए, या डायरेक्ट गैस जो है वो किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। तो कुछ पदार्थ ऐसी भी होती है जो प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद क्या होती है? वो ठोस से गैस में और गैस से ठोस में बदल जाता है ना, प्राकृतिक जो तापमान है उसके बढ़ने और घटने से। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी कि ऊर्ध्ववर्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्ववर्तापन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर किस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ बदलते हैं वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। एक्चुअली में हम कर क्या रहे होते हैं? हम ठंडा या गर्म करके या दाब लगा के या घटा के हम लोग कणों को नज़दीक ला रहे होते हैं या दूर लेकर जा रहे होते हैं, या उनके बीच में जो बल है उसको बढ़ाया घटा रहे होते हैं। एक्चुअली में हम वही काम करते हैं जब हम क्या करते हैं? हम अवस्थाओं को एक दूसरे में बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में जो बेसिक पॉइंट था कुछ वो मैंने आपको बताया। ये क्लास आपका अभी चलेगा, 4-5-6 क्लास इसका लेक्चर होगा। तो अच्छे से आपको डेली क्लास अटेंड करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके ज़रूर बताना है कि आपके लिए हम लोग इस चैनल पर पूरा का पूरा जो है 11th क्लास के साथ साथ जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, मेडिकल की, पैरामेडिकल की, डेंटल की, उन सब का भी तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं, और सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आपको मैं हमेशा धन्यवाद देता रहूँगा, और मैं यही मान के चलूँगा कि आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना जो है आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। सपोर्ट किस रूप से? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जानकारी देंगे। गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी।